हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा, आज मैं आपकी वीडियो कवरिंग कर रहा हूँ अगेन न्यूक्लियाई चैप्टर के लिए ही। ओके, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था न्यूक्लियर चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है आपका, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको सारे उसमें बता दिया कि न्यूक्लियस कहाँ से आपका मतलब डिस्कवरी हुई थी और उसके अंदर क्या क्या पार्ट थे और उसके पार्ट्स को क्या बोल रहे थे, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या था। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में ये सब कवर किया था और आज मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ एनर्जी मास रिलेशन। ओके, ये जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एनर्जी मास रिलेशन विच इज गिवन बाय मिस्टर आइंस्टीन। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद मैं कवर करूंगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और साथ ही आपको इसके साथ ही बता दूंगा मैं आपको ये पार्ट भी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी साथ साथ में ही हो जाएगा। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको बताऊंगा मैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और उसके कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि इसके कितने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे और बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली में है क्या और किस तरीके से हम इसको समझेंगे। और ये वाली मतलब ये सारे टॉपिक्स मैं आपको इसके अंदर कवर करके दूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स आज मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ओके, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं इसमें कवर कर रहा हूं एनर्जी मास रिलेशन। ओके, एनर्जी मास रिलेशन विच इज गिवन बाय मिस्टर आइंस्टीन। एनर्जी मास रिलेशन जो कि किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो एनर्जी मास रिलेशन क्या था? बेसिकली देखो फ्रेंड्स, देखो दोस्तों, है क्या इसमें कि आइंस्टीन जी ने यह बताया था कि जितनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी हुई है फिजिक्स में, उसके अलावा भी हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज एसोसिएटेड विद द मास। मूविंग मास का कंसेप्ट है इसमें। मास के साथ आपका क्या है कि एनर्जी आपकी एक और तरीके की एनर्जी लाइमलाइट में आई थी जो कि आइंस्टीन ने बताई थी, और वो क्या था? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आइंस्टीन जी ने बताई थी, जो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? मास के साथ। और उसके साथ जो रिलेशन उन्होंने दिया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये वो एनर्जी है। ओके, एनर्जी, और ये आपका हो गया मास, जिस भी पार्टिकल का मास ले रहे हो, और ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ओके, यानी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट मैं यहां ले रहा हूं, और वेलोसिटी भी ली जा सकती है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। देखो, कोई किसी भी टाइप का डाउट नहीं रखना है आपको। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ली जा रही है, आप वेलोसिटी ले सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट से कम भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब भी आपका मास कोई मूव करता है तो उसके साथ किसी भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ उसकी क्या एसोसिएट हो जाती है? एक एनर्जी एसोसिएट हो जाती है, और उसी एनर्जी को आप क्या कहते हो? एनर्जी मास रिलेशन के हिसाब से कि ये एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे अब इसको। अब देखो ये क्या होता है, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये क्या है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जो आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मास ऑफ पार्टिकल है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो मास ऑफ पार्टिकल है वो अपने रेस्ट में पड़ा हुआ है। वो पार्टिकल किस में पड़ा हुआ है भाई? वो पार्टिकल आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसके साथ उसकी एक एनर्जी एसोसिएट होती है, या उसका जो रेस्ट में पड़े उसके साथ जो सबसे पहले हम उसका मास लेंगे, यानी मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, यानी कि वो जो पार्टिकल आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम उसको बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। ये रेस्ट मास का कंसेप्ट था। ओके, रेस्ट मास को जो कि डिनोट करा गया एम नॉट से, जो कि किससे डिनोट किया गया? एम नॉट। अब इस एम नॉट के एसोसिएटेड अगर मैं एनर्जी मास रिलेशन निकालता हूं तो क्या आता है निकल के? E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ये तो हो गया रेस्ट मास, और जो हम एम यूज कर रहे थे, हम जो पहले वाले उसमें एम यूज कर रहे थे, ये देख लो, ये वाला जो एम यूज कर रहे थे, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है इफेक्टिव मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वाइल मूविंग, यही कह लो कि मूवमेंट के दौरान, वाइल मूवमेंट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं वाइल मूवमेंट। तो जब भी कोई आपका मास मूवमेंट में आता है, तो उस दौरान जो कोई भी पार्टिकल आपका मैटर मूवमेंट में आता है, तो उसके दौरान जो उसका मास होता है उसको आप एम कहोगे, विच इज सेड टू बी इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, और जब मैं रेस्ट मास की बात कर रहा हूं, पार्टिकल आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से उसके एनर्जी को दोगे और यहाँ पे ये रेस्ट मास हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ जाती है।
भैया अब यहां से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। अगर मैं इसमें टोटल एनर्जी निकालता हूं, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को एक्सप्रेशन को मैं दे देता हूं, मान लीजिए ई से दे देता हूं, तो विच इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये तो था ही मूवमेंट के दौरान। इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट किस में करेंगे भाई, एक तो होती है रेस्ट मास एनर्जी जो अभी अभी मैंने आपको बताई, रेस्ट मास एनर्जी जो पार्टिकल आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी उसकी जुड़ जाती है। ओके, तो रेस्ट मास एनर्जी वो जो रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसके साथ जब वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा तो काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगी। इन दोनों को जब हम एडअप कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपकी टोटल एनर्जी बन जाएगी। ओके, तो रेस्ट मास एनर्जी m0c² थी, ये तो थी, और साथ में अगर आप काइनेटिक एनर्जी को आई बोल देते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन दे देते हैं, आई दे देता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो इस तरीके से आएगी, विच इज m0c² प्लस आई, दिस इज एनर्जी। तो इसमें क्या है कि ये आपकी टोटल एनर्जी निकल के आ गई। अब बच्चों देखो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि फाइनल एनर्जी जो होती है वो इनिशियल एनर्जी के बराबर होती है। एनर्जी कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, कह लो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना वो बनाई जा सकती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब ये जो फाइनल एनर्जी है ये आपकी क्या होगी, ये इंक्लूसिव होगी किसकी, एनर्जी एसोसिएटेड विद मास, है ना, एनर्जी, एनर्जी यहां लिख लेते हैं इसको, एनर्जी मास वाली, ये कह लो एसोसिएटेड विद मास, जो मास के साथ एनर्जी एसोसिएट है उसको आप इंक्लूसिव रखोगे, वो इंक्लूसिव रहेगी इस पूरे एक्सप्रेशन में या इस वाले एक्सप्रेशन में, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर ये इंक्लूसिव रहेगी। तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा आई होप, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, जो हमारा इसके अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहा हूं बच्चों, वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मैं इसके अंदर कवर कर रहा हूं। तो बच्चों न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कवर करने से पहले कुछ बातें मैं आपको इसमें बता देता हूं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देखो बच्चों क्या होता है कि ये मान लो कि आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़ा हुआ है, और ये आपके इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, वो सॉरी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर जो आपका ये न्यूक्लियस सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़ा हुआ है, इसको न्यूक्लियस के अंदर रुकने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक तरीके की एनर्जी रिक्वायर होती है, एंड दैट एनर्जी इज सेड टू बी बाइंडिंग एनर्जी। उसी एनर्जी को आप क्या करते हो, बाइंडिंग एनर्जी शो करते हो या बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। तो अब होता क्या है कि भाई जब हम मास निकालते हैं ना, अब यहाँ क्या होता है, सपोज कि आप यहाँ पे मास लेते हो, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बच्चों मैं इसको न्यूक्लियॉन्स क्यों कह रहा हूँ, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, इन जनरली न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को बोल दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स, जो कि आप स्प्लिट करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी बोल सकते हो। ओके, तो न्यूक्लियन प्रोटॉन, तो बेसिकली मैं इसमें बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स की। तो जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उन सबका आप टोटल नंबर ऑफ निकाल लो, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है टोटल मिला के, और उनके मासेस को उठा के एड अप कर दो, उनके मासेस को उठा के एड अप कर दो। तो ये जो आपका टोटल मास समेशन करके जो टोटल मास आ जाएगा, तो बच्चों ये वाला जो मास होता है ना, ये आपका ग्रेटर होता है किससे, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो जो आपका न्यूक्लियस का टोटल मास होता है उससे थोड़ा सा ये ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा ये ज्यादा होता है। अब ये जो मास का डिफरेंस आया है ना, ये डिफरेंस इन मास जो है, ये जो डिफरेंस इन मास है, डिफरेंस इन मास, इसी को आप क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट। यही आपका मास डिफेक्ट में जाता है, जिसको डेल्टा एम से शो किया जाता है, डेल्टा एम से शो किया जाता है। मैं आई होप आपको ये समझ में आ गया है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कर लो कि आपके एग्जांपल के तौर पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिला के, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन मिला के मान लेते हैं कि 10 है, लेट सपोज कि 10 है। तो 10 के हिसाब से अगर मैं इनका मास कैलकुलेट करता हूं कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मैंने बताया था लगभग सेम ही होता है, तो उसका मास 10 इंटू एम करूंगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 10m करके इसको लिख लेते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाता है 10m। तो ये जो बच्चों ये जो टोटल मास है, अब
10m का मास जो भी है, इसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा, ये मास आपका ज्यादा है। किससे ज्यादा है कि जो जिस भी एलिमेंट में, जिस भी एटम के अंदर आपका जो जिसका एटॉमिक मास 10 हो, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होगा, जो भी टोटल एटॉमिक मास होगा, वो उतना नहीं होगा जितना ये है। माइन्यूट सा डिफरेंस हो सही, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो उसका जो भी एटॉमिक मास होगा ना, उससे ये ज्यादा होगा 10 इंटू एम। 10 इंटू एम यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, आई होप आपको शायद इसमें ये समझ में आ गया है। तो ये जो मास डिफेक्ट था ना बच्चों, इस मास डिफेक्ट को हम इस मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली भी एनर्जी निकालेंगे, जो आइंस्टीन ने हमें एनर्जी मास रिलेशन दिया है उससे। तो हम जानते हैं E इक्वल टू mc² होता है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एम है वो मास डिफेक्ट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो वो डेल्टा mc² होगी। क्या होगी? डेल्टा mc²। एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या होती है आपकी? यही आपकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आप इन शॉर्ट उस एनर्जी को भी बोल सकते हो जितनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियस को उसके पार्टिकल में ब्रेक करने की। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप डिसोसिएट करवाना चाहते हो न्यूक्लियस को उनके पार्टिकल्स में, यानी कि एक एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एक एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सबको अलग अलग करना चाहते हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑल्सो बी सेड टू बी द बाइंडिंग एनर्जी। भाई जितनी एनर्जी उसको जोड़ने में लग रही है, उतनी एनर्जी उसको तोड़ने में भी लगेगी। ये तो बहुत क्लियर सी बात है। तो उसको ईबी कह दिया गया। अब ये जो ईबी होता है, इसको इक्विवेलेंट रखा गया किसके? डेल्टा mc² के। अब बच्चों ये देख लो, डेल्टा एम जो होता है ना यहाँ पे, डेल्टा एम, इस डेल्टा एम का एक्सप्रेशन क्या होगा? डेल्टा एम का एक्सप्रेशन देख लो, यहाँ पे होता है ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस कैपिटल M, और ये हो जाता है आपका C²। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें देख लो ये जो होता है, ये होता है, ये क्या है? ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक ही मास ऑफ प्रोटॉन और ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा भाई, अगर मास ऑफ प्रोटॉन है तो ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, लास्ट वीडियो में भी बताई थी। ओके, और ये A माइनस Z क्या हो गया? भाई एटॉमिक मास जो भी है उसमें से अगर एटॉमिक नंबर में माइनस कर दूंगा तो वहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे। तो ये वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो हमने किया क्या इन शॉर्ट? ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाँ वो जो 10m करके ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसकी तरीके से कि आप टोटल नंबर ऑफ मास निकाल लोगे, है ना, सॉरी, टोटल मास निकाल लोगे टोटल नंबर से एसोसिएट करके। और दूसरा ये जो m है, यानी कि जो एक्चुअल में उसका एटॉमिक मास होता है, उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है। तो ये पूरा पोर्शन किस में चला गया? डेल्टा m में चला गया। इसमें से सॉरी, ये c² हटा लेते हैं। ओके, यहां से c² मैंने हटा दिया है क्योंकि डेल्टा m का पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जब आप इस डेल्टा m के पोर्शन को उठा के आप डालते हो एनर्जी के रिलेशन में, तब वो c² ऐड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M। तो ये तो डेल्टा M वाला पोर्शन हो गया, साथ में c² आप ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये वो एनर्जी निकल के आ जाएगी जो आपकी मास डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या होती है? आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। ओके बच्चों, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं इसके अंदर ले रहा था, वो मैंने आपको वहां पे सबसे शुरुआत में भी बताया था, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बतानी थी मुझे आपको। भाई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ये कुछ नहीं है भाई, आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी पता है किसी भी न्यूक्लियस की, तो आप उसको पर न्यूक्लियन अगर डिवाइड कर दोगे तो वो एवरेज आ जाएगा। एवरेज निकालने का मतलब तो यही होता है। तो आप एवरेज अगर निकालना चाहते हो, यहां निकाल लेते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हो जाता है आपका जो भी बाइंडिंग एनर्जी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है? वही आपका जो भी एटॉमिक मास होता है। ओके, जो भी आपका मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वही आपका क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। तो यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं EB पर न्यूक्लियन। EB पर न्यूक्लियन, दिस इज इक्वल टू EB अपॉन A। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे, ये आपका एवरेज हो जाता है, एवरेज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलो बहुत जल्दी से ये वाला अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर
जो बता रहा हूँ वो आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बच्चों इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है और इसके कंक्लूजन्स क्या हैं। इसके कंक्लूजन्स बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग हैं, साथ के साथ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस वाली एज पे रखेंगे हम एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जिसको मैं कहता हूँ। और बच्चों ये वाला यानी कि इस जगह पे यहाँ पे हम रख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या रख लेते हैं? बाइंडिंग एनर्जी विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना बच्चों, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है एनर्जी का। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लो, इसमें स्टार्ट कर लेते हैं 0 से। ये हो जाता है आपका 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, यहाँ से हो गया 50, हो गया 100, 150, 200, 250। ओके, इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे 300 ले लो, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें देखने पे ये क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो हाइड्रोजन का होता है वो यहाँ कहीं होता है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपका तकरीबन 6 और 8 के बीच में हीलियम का हो जाता है, यहाँ कहीं पे आ जाता है। और इसके बाद आपका कार्बन का, इसके बाद आपका ऑक्सीजन का, और इस फैशन में आगे जाती है वैल्यू। ओके, 10 तक तो सॉरी 10 तक तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है, 10 से नीचे नीचे ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रहे। यहां से देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये वाला पोर्शन आ जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। और ये आपका लास्ट में जो मुझे एग्जांपल आपको समझाना है, बेसिकली यूरेनियम वाला पोर्शन, वो ये है। यूरेनियम आपका 238 यानी लमसम 240 के आसपास होता है। अब इसको जोड़ लेते हैं तो आपका ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया है आपका ये। ओके, तो बच्चों ये वाला क्या है? ये आपका तकरीबन ये मैंने आपको बता दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे कैसे है। और ये एटॉमिक मास इस तरफ बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी आपकी इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो अब इसके एनालिसिस समझ लेते हैं, साथ के साथ इसके ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो ये बच्चों ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन 2 का है, ये हाइड्रोजन 3 का है। ये क्या है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन से। ये आपका हीलियम का हो जाता है। ये आपका हीलियम के बाद आपका क्या आ गया? आपका यहाँ पे कार्बन, ये ऑक्सीजन का हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा सा फैशन, ये यहाँ पे आपका फेरस का होता है, यानी कि आयरन का होता है लगभग। ओके, तो ये फेरस का जो होता है ना बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ इससे ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा लेके चलेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा एरर कर लेते हैं, यहाँ पे ये और फिर ये, और उसके बाद यहाँ पे लाते हैं। तो इतने पोर्शन को यहाँ से हटा लेते हैं और अब बना लेते हैं इसको। तो ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये और उसके बाद इस तरीके से ऐसे एनर्जी गिरेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये मैंने आपको बता दिया आयरन का। ओके, और ये वाला हो गया यूरेनियम का। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, कुछ टाइम तक मतलब आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कैडमियम, यहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल तक अगर जाता हूं मैं, तो आपके शुरू में यानी कि पहले पोर्शन में, यानी फर्स्ट पोर्शन में आपका जो हाइड्रोजन है, जब आपकी एटॉमिक नंबर बहुत छोटा होता है तो उस दौरान बाइंडिंग एनर्जी भी काफी कम रहती है। तो पहली एनर्जी आपकी 1H1, 1H2 से लेके 1H3 ये सब इंक्लूडेड है। तो इस केस में आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी आपकी क्या है? डाउन है, यानी कम है, छोटे कम से कम है। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ता है, यानी कि आपका एटॉमिक मास बढ़ेगा, अगर आपका 2 से लेके 20 तक भी बढ़ता है यहाँ पे, तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा ईवी के अंदर पीक देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, एक लेवल तक ये बढ़ती है, काफी अच्छा बढ़ती है। और ये फिर उसके बाद आपका आयरन से लेते हैं। आयरन का आपका एटॉमिक मास जिसका 50 प्लस होता है, तकरीबन 56 के आसपास, तो आपका वहां से ले लेते हैं। तो 50 से लेके आपका तकरीबन 120 तक आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ये आपकी बढ़ते हुए फैशन में दिखेगी आपको। ओके, इसके बाद जो है आपका 120 से आगे अगर आप जाते हैं 300 तक जाते हैं, तो यहाँ पे आपको स्लाइटली डाउन होती हुई दिखेगी, बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखेगी। यहाँ पे आपका 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी आप देख लोगे। ओके, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी देख लोगे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिप आएगा, तो यहाँ पे एनर्जी डाउन होकर 7.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये लास्ट वाले जब ये होता है आपका, अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है,
यानी कि एटम का साइज आपका बढ़ रहा है, तो उस दौरान आपकी ये आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है लो क्यों हो रही है, स्लो क्यों हो रही है। तो इस चीज का क्या कंक्लूजन है, इस चीज का एक रीजन हो सकता है, रीजन आप कह सकते हो इंटर प्रोटोनिक रिपल्शन, इंटर प्रोटोनिक रिपल्शन कह सकते हो, है ना। इंटर प्रोटोनिक रिपल्शन कहने का मतलब ये हो गया बच्चों की न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपके प्रोटोन हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी हुई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से भाई पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसमें क्या फैशन देखने को मिलता है बाइंडिंग एनर्जी में कि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाता है, उस दौरान उसमें क्या होता है कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो घटती चली जाती है, घटते इन द सेंस कम हो जाती है, उतनी भी कम नहीं, लेकिन हाँ आपको उसमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ओके, तो उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं बच्चों। देखो इसके कंक्लूजन क्या है, इसका जो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है ना, इसका पहला कंक्लूजन ये है कि भाई आपका जो हैवी न्यूक्लियस होगा, भाई कोई भी हैवी न्यूक्लियस होगा, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं न्यूक्लियस का, यूरेनियम का, तो हैवी न्यूक्लियस जो कि जिसका की ऑर्डर होगा एटॉमिक मास तकरीबन 240 का, यूरेनियम का कितना होता है बच्चों 238 के लगभग होता है, तो मैं तकरीबन 240 के आसपास की बात करता हूं। तो इसका क्या होगा, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी, किसके मुकाबले, कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के मुकाबले। तो इसकी क्या होगी, काइनेटिक वो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। भाई बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो इसका न्यूक्लियस ब्रेक करने के टेंडेंसी रखेगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होके वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक होके लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइटर न्यूक्लियाई। ओके, सपोज करो वो लाइटर न्यूक्लियाई जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है तकरीबन 120 है, यानी कि 120 के लमसम है, तो 120 वाले की जो ईबी होगी, ईबी इन द सेंस बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो आपकी ज्यादा होगी, किससे, 240 वाले से, 240 वाले से ज्यादा होगी। तो इस दौरान ये क्या हुआ आपका, यहां पे लिख लेते हैं, एटॉमिक मास जो कि 240 था वो आपका ब्रेक हो जाता है एटॉमिक मास 120 वाले में, लेट सपोज। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, इस वाले की बाइंडिंग एनर्जी इज लेसर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस। ओके, यानी कि इज लेसर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस। तो ये आपका 240 से है और ये आपका 120 से है। तो अगर आपकी इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा, तो ये वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है, या ये वाली रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन, फिशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना लाइटर न्यूक्लियाई में, टू ब्रेक इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, ब्रेक इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। तो ये वाली रिएक्शन किस तरीके की हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई आपकी न्यूक्लियर फिशन, फिशन रिएक्शन। ओके, तो ये तो हो गया इसका पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या होता है बच्चों इसमें, दूसरा कंक्लूजन अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या होता है दूसरा कंक्लूजन, कि भाई अगर आपका मान लो कोई कम है, जिसका एटॉमिक नंबर कम, एटॉमिक मास कम है, ऐसी न्यूक्लियाई ले रहा हूं मैं, अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ के बड़ी न्यूक्लियाई बनानी है। तो अब आपकी मान लो 2 लाइटर न्यूक्लियाई, तो 2 लाइटर न्यूक्लियाई है जिनका एटॉमिक मास जो है वो आपका 10 या 10 से कम है, और वो मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं, बिगर न्यूक्लियाई। तो उस दौरान क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो हमने क्या देखा है, अभी अभी मैंने आपको कर्व के अनुसार बताया है, कर्व के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो छोटे वाले लेवल में, यानी कि आप जब छोटा लेवल चेक करते हो, यानी कि ये वाला, ये देख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूं, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हो, हाँ। तो ये वाले पोर्शन में क्या हो रहा है कि जब एटॉमिक मास कम है तो उस दौरान आपको बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये होगा कि जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई की मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो वही 2 लाइटर न्यूक्लियाई यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो मिलके अगर बड़ा बनाएंगे तो वो लमसम क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 + 2 मिलके वो 4 बनाएंगे। तो इन दोनों की कंबाइंड जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो आपकी कम होगी, किससे, 4 वाले से, यानी कि 4 वाले की बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी। तो इस तरीके की जो आपकी रिएक्शन होती है उनको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूज होता है, फ्यूजन रिएक्शन, ये आपने नाम सुने हुए हैं। फ्यूजन का मतलब होता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ी न्यूक्लियाई बना देती है। तो 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलके बड़ी न्यूक्लियाई बना देती है, तो आप उसको क्या कहते हो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपकी इस तरीके से हो जाती है। तो मैंने आपको इसके दोनों कंक्लूजन बता दिए हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा बच्चों, तकरीबन मैंने आपको इसको सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। अभी मैंने इसमें आपसे शुरुआत में कहे थे कुछ 4 टॉपिक बताए थे, मैंने आपको 4 टॉपिक आपके इसके कंप्लीट करवा दिए मैंने आज की वीडियो में। इसके बाद
ये आपका न्यूक्लियाई का तकरीबन ये पार्ट 2 कह लो, मैंने यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट किया है आज। ओके बच्चों, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इससे पहले मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक डालूंगा, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने इससे पहले एटम चैप्टर कवर किए थे, 3 पार्ट में मैंने वो पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। ओके, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद चेन के थ्रू मैंने न्यूक्लियाई समझाना शुरू किया है। तो न्यूक्लियाई का मैंने पहला पार्ट आपको समझा दिया है और दूसरा पार्ट मैंने आज इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप डाल के बता सकते हैं मुझे। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर कीजिए और आज की वीडियो मैं यहीं तक रखने जा रहा हूँ। ओके, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक।